गरीब माँ का अमीर बेटा। ये कहानी है अजय के परिवार की, जो अपनी पत्नी गीता और अपने 4 साल के बेटे राघव के साथ शहर में रहता था। अजय एक बड़ी कंपनी में काम करता है, जहाँ उसे अच्छे पैसे मिलते थे। इसलिए वो अपने परिवार के साथ गांव से थोड़ा दूर शहर में रहता था। अजय गीता और अपने बेटे राघव को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था। अजय काम से वापस घर आता है। गीता, राघव को जल्दी से तैयार कर दो। आज राजू का बर्थडे है और हमें वहां समय से पहुंचना है। सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ जी, वो तो कब से तैयार बैठा है। जब से उसे पता चला है कि आज हम अपने गांव जा रहे हैं, तब से बस आपके लिए ही पूछ रहा था कि पापा कब आएंगे। वो तो अच्छा हुआ वो खेलते खेलते सो गया है। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से नहाकर तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, मैं सारे गिफ्ट निकाल लेती हूँ। सब तैयार होते हैं और लगभग 1 घंटे में वो अपने गांव वाले घर में पहुंच जाते हैं। वहां वो अपने भाई भाभी से मिलते हैं और राजू का बर्थडे केक काटते हैं। राघव भी सबसे मिलकर बहुत खुश था। अगले दिन, अच्छा भैया, अब हम चलते हैं। अरे 1 दिन और रुक जाते तो थोड़ा बच्चे और एंजॉय कर लेते। भैया, कंपनी में थोड़ा ज्यादा काम है तो अभी नहीं रुक सकता, फिर कभी देखते हैं। उसके बाद वो अपनी गाड़ी से शहर आ जाते हैं। ऐसे ही अजय अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। अचानक एक दिन आसमान में चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे और बहुत तेज बारिश हो रही थी। हर रोज की तरह अजय अपनी गाड़ी से कंपनी जा रहा था। रास्ते में एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है और अजय की मौके पर ही मौत हो जाती है। वो कहते हैं ना, किस्मत कब कौन से मोड़ में आ जाए कुछ नहीं पता चलता। ऐसे ही कुछ गीता और अर्जुन के साथ हुआ था। हंसता खेलता एक परिवार एक झटके में ही बिखर गया था। अजय का अंतिम संस्कार गांव में किया गया। 2 दिन के बाद, अरे गीता, अब तुम हमारे साथ यहीं गांव में रहोगी। मैं तुम्हें और राघव को वहां शहर में अकेले नहीं रहने दूंगा। इसलिए जो शहर में घर है मैं उसे बेच देता हूँ और सामान गाड़ी से घर मंगवा लूंगा। और हाँ, अगर कहीं तुम्हारे साइन की जरूरत होगी तो मैं पेपर यहाँ ले आऊंगा। अजय को गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे और गीता अभी इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ फैसला ले सके। अजय को गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे और गीता अभी इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ फैसला ले सके। हाँ हाँ जी, आप ये काम ना जल्दी निपटा दो। वहां शहर में लोगों का क्या भरोसा, घर बंद देखकर चोरी चिकारी ना कर लें। सुशील शहर जाता है और वहां घर और सामान सब बेच देता है और जितना भी पैसा उसे मिलता है वो सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में डलवा लेता है। कुछ दिन के बाद, अरे गायत्री, मैं सोच रहा हूँ जो पैसे आए हैं उससे यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ। गीता से बोल दूंगा कि अजय की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए मैंने कुछ लोन लिया था, वो चुका दिया। हाँ हाँ, वैसे भी अब इन दोनों की जिम्मेदारी तो हमारे ही सर रहेगी ना जी, तो दोनों का खर्चा भी हम ही करेंगे। इस हिसाब से तो इस पैसे की जरूरत सबसे ज्यादा हमें ही है। वैसे कितने का बिका है ये घर? अरे पूरे 30 लाख रुपए मिले हैं उस घर के। क्या 30 लाख? अरे धीरे बोलो गायत्री, कहीं गीता ना सुन ले। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। वो सब राघव को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे गायत्री अपने रंग दिखाने लग जाती है। अरे सुनो गीता, तुम्हारे भैया को ना कुछ सामान लाना है, घर में पैसे नहीं है, तुम दे दो, मैं कुछ दिनों में तुम्हें दे दूंगी। जी भाभी, मैं अभी दे देती हूँ। गीता के पास जो पैसे थे वो दोनों प्यार प्यार से उससे लेने लगते हैं। अरे गीता, राघव तो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, ये कहीं भी पढ़ेगा अच्छा ही निकलेगा। लेकिन एक हमारा राजू है, सरकारी स्कूल में रहकर बिल्कुल अनपढ़ ही बनता जा रहा है। भैया,
तो आप इसका भी एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में क्यों नहीं करवा देते? अरे अगर तुम्हारे भैया के पास इतने पैसे होते तो हम अपने राजू का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवाते। अब इतने बड़े परिवार का खर्चा तुम्हारे भाई के सर पर ही तो है। गीता अपने कमरे में जाती है और कुछ पैसे लेकर वापस आती है। भैया आप ये पैसे रखिए और राजू का दाखिला किसी अच्छे से स्कूल में करवा दीजिए। ऐसे ही धीरे धीरे घर के सब बड़े खर्चे के लिए वो गीता से पैसे मांगने लगते हैं। गीता के पास जितने भी पैसे थे अब वो उसके पास नहीं रहे, क्योंकि वो उसके भैया भाभी ने उससे प्यार प्यार से ले लिए थे। गीता बेचारी मना भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके सिवा और उनका था भी कौन। गीता ने अपने बेटे को गांव में ही सरकारी स्कूल में डाला था। फिर भी गायत्री हर छोटी बात पर गीता और उसके बेटे को सुनाने लगती थी। माँ मुझे पनीर की सब्जी खानी है। आज शाम को ना बेटा मैं अपने हाथ से पनीर की सब्जी बनाऊंगी, ठीक है? दीदी आज भैया से कहना आते समय पनीर ले आए। राघव का पनीर खाने का बहुत मन है, मैं शाम को बना दूंगी। देख गीता, जो दाल सब्जी बनती है ना वही हर रोज बनेगी। तुम्हारे फालतू के शौक पूरे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ये शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें यहाँ रहने के लिए जगह दी है। अगर कोई और होता ना तो अब तक कब का धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता। ये आप कैसी बातें कर रही हो भाभी? इनका सब कुछ तो आप ही संभाल रहे हो, मैंने तो आज तक कुछ नहीं बोला। अच्छा जी, हमने क्या संभाला? जितने भी पैसे आए थे उससे तुम्हारा ही कर्जा उतारा है। तुम्हारे पति की पढ़ाई और शादी में पिताजी ने बैंक से जो लोन लिया था ना, सब पैसे वहां दे दिए। आई बड़ी हमें देने वाली। गीता सब समझ गई थी कि ये सब सारे पैसे खुद खा चुके हैं, अब उसे कुछ नहीं मिलने वाला। वो अपने कमरे में जाकर खूब रोती है, लेकिन गीता अब क्या कर सकती थी? अब गायत्री घर का सारा काम गीता से करवाती थी। गीता की औकात उस घर में एक नौकरानी के बराबर ही थी। गीता और राघव रूखी सूखी रोटी खाकर ही अपना समय काट रहे थे। राजू हलवा पूरी खा रहा था। ताई जी मुझे भी हलवा पूरी खाना है। गायत्री राघव को धक्का मारती है और राघव जमीन पर गिर जाता है। जब देखो मेरे बेटे के खाने को घूरता रहता है, मनहूस कहीं का। राघव के रोने की आवाज सुनकर गीता रसोई से आती है। राघव को वो अपने कमरे में ले जाती है। माँ मुझे याद नहीं रहना, ये सब बहुत बुरे हैं। बेटा जब तक तू पढ़ लिख कर कुछ नहीं बन जाता तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। माँ रो मत, देखना मैं खूब पढ़ूंगा और पापा की तरह बनूंगा। फिर देखना आप और मैं ना फिर दूसरे घर में रहेंगे। राघव गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसके हमेशा अच्छे नंबर आते थे। इस बात पर गायत्री और सुशील बहुत जलते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। गायत्री और सुशील गीता पर बहुत अत्याचार करते थे, लेकिन गीता सब सहती गई। समय के साथ राघव भी अब बड़ा हो गया था। राघव पढ़ने में बहुत अच्छा था और अपनी परीक्षा पास करके वो जिला अधिकारी बन गया है। माँ मैं कलेक्टर बन गया हूँ, मुझे दूसरे शहर में सरकारी घर मिला है, अब हमें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है माँ। ये सब सुन गायत्री और सुशील तो सुन्न हो जाते हैं। राघव अपनी माँ को अपने साथ अपने सरकारी घर में ले जाता है। उन्हें वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। काम करने के लिए नौकर चाकर और कहीं आने जाने के लिए गाड़ी थी। वो कहते हैं ना, समय एक सा नहीं रहता, अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। आज उनका फिर से अच्छा समय आया था।
दूसरी तरफ सुशील और गायत्री का बेटा राजू नशे की आदत में ढल चुका था। उसने सुशील की सारी प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि उनका घर तक बेच दिया। आज वो लोग सड़क पर आ गए। आरती को घर आए कितना समय हो गया है। क्यों ना हम आरती के ससुराल जाएं, सबसे मिलना भी हो जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन आरती की शादी के बाद जब हम पहली बार वहां गए थे तो कितना खर्चा हो गया था। आरती की सास इतना कुछ देती है, हम सामने से कुछ भी नहीं देते तो अच्छा नहीं लगता। इस समय हमारे पास पैसे भी नहीं है। जो पैसे थे वो सारे तो हमने शादी में लगा दिए। अब खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। आरती की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसकी शादी इतने बड़े घर में हुई है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी को इतना बड़ा घर मिलेगा। शारदा और गोपाल बहुत गरीब थे। उसका एक छोटा सा घर था, लेकिन उसकी बेटी आरती की शादी बहुत बड़े घर में हुई थी और वो अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थे। कुछ समय के बाद हाँ हूँ, रास्ते में तुम्हारा गांव पड़ेगा, तुम भी साथ चलो। जाते समय माँ पिताजी के पास तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं उनसे मिल भी लूंगा। कल वापस लौटते समय तुम्हें ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ। तुम्हें तो पता है ना, वहाँ लाइट आती जाती रहती है और घर में एसी भी नहीं है। उफ, मैं इतनी गर्मी में नहीं रह सकती। ये कैसी बात कर रही हो? तुम तो बचपन से वहाँ रह रही हो। ये सब तुम्हारे लिए नया तो नहीं है। अरे बचपन से रह रही हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। अब मुझे वहाँ और नहीं जाना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं जा रहा हूँ और कल लौट कर आऊंगा। सूरज अकेला ही चला जाता है। सूरज के ऑफिस में उसको बहुत नुकसान हो गया था और उसको कुछ पैसों की जरूरत भी थी। सब जगह पैसे मांगने से कोई बात नहीं बनी। पैसों के लिए ही वो दूसरे शहर अपने किसी पुराने दोस्त के पास जा रहा था, लेकिन वहाँ भी उसकी बात नहीं बनती। शहर से लौटते समय सूरज अपने ससुराल भी जाता है। मैंने सोचा इस तरफ आया हूँ तो क्यों ना माँ पिताजी से मिल लूं। अरे बेटा, तुम यहाँ इतने समय के बाद आए हो, आरती नहीं आई? वो मैं साथ के शहर किसी काम से आया था तो सोचा आपसे भी मिल लूं। बातों बातों में सूरज ने अपने नुकसान के बारे में अपने पिताजी को बताया। कैसे भी 5 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा तू चिंता मत कर, मुझे बस 2 दिन का समय दे, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। पिताजी, आपने तो मेरी सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं 5 महीनों के अंदर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सूरज के जाने के बाद 5 लाख रुपए आप कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो उनके घर जाने तक के पैसे नहीं हैं। ये घर और किस काम आएगा? हमारी एक ही तो बेटी है, आज उनको हमारी जरूरत है। और वैसे भी कुछ महीनों की बात है, सेठ के पास घर के पेपर देकर 5 लाख रुपए मिल जाएंगे और उनसे कुछ महीने का समय मांग लूंगा। देता है और 5 लाख रुपए सूरज को दे देता है। सूरज उन पैसों से अपना काम फिर से शुरू करता है। एक दिन आरती, किसी दिन अपने माँ पिताजी से मिलकर आते हैं, मुझे उनसे कुछ काम भी है। नहीं जी, अभी ना मेरा मन कहीं भी नहीं है जाने का। अरे यार, कभी तो वहां जाने के लिए तैयार हो जाया करो। वो हमारे बारे में इतना सोचते हैं और तुम्हें देखो, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम उनकी बेटी ही नहीं हो। हाँ, जब इतना अच्छा ससुराल मिला हो तो भला मैं मायके क्यों जाऊं? और फिर सूरज ऑफिस चला जाता है। एक दिन सूरज को पता चलता है कि उसके ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। सूरज और आरती घर जाते हैं। माँ, ये सब कैसे हुआ? बेटा पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ और वो सब कुछ छोड़कर चले गए। आरती बिना कुछ बोले एक साइड में बैठी रहती है। आरती, मेरी कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम कुछ दिन माँ के साथ यहीं रुक जाओ। पहनने के लिए कोई कपड़े तो लाई नहीं हूँ, मैं भी आपके साथ ही चल रही हूँ।
आरती सूरज के साथ ही अपने घर आ गई। शारदा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहाँ तुम्हारी माँ अकेले थी। तुम कुछ दिन वहाँ रुकाती। माँ, ऐसा लगता है इसको अपने माँ पिताजी से कोई लगाव ही नहीं है। इधर सूरज मन ही मन बहुत परेशान था। काश पिताजी को कुछ दिन पहले ही पैसे दे आता, उनसे एक बार मिल लेता। 10 दिन के बाद सूरज अपनी सास को सारे पैसे लौटाने जाता है तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने से पता चला कि गोपाल जी ने 5 लाख रुपए में अपने घर को सेठ जी को बेच दिया था और उनसे 5 महीने का समय मांगा था। इसी बीच गोपाल नहीं रहा और 5 महीने होने के बाद शारदा ने ना तो पैसे लौटाए और ना ही घर खाली किया तो सेठ ने उन्हें घर से निकाल दिया। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि शारदा अब कहाँ रहती है। सूरज ने अपनी सास को सब जगह ढूंढा लेकिन उनका कुछ नहीं पता चला। वो बताता है, क्या पिताजी को इतने पैसों की क्यों जरूरत थी? उन्होंने उन पैसों का क्या किया होगा? कैसी बेटी हो तुम, तुम्हें पैसों की पड़ी है। तुम्हारी माँ, जिनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, किस हालत में है, उनकी तुम्हें कोई चिंता नहीं है। अरे किसी रिश्तेदार के घर गई होंगी, और कहाँ जाएंगी? सब जगह फोन करने पर भी शारदा का कोई पता नहीं चला। इधर शारदा भिखारियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भटक रही थी। जहाँ उसे खाना मिलता वहाँ वो खाना खा लेती और किसी मंदिर के किनारे सो जाती। इधर सूरज अपनी सास की ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था और वह रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था, पर उसको कुछ नहीं पता चल रहा था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन सूरज मंदिर से पूजा करके बाहर आता है तो वहाँ कुछ लोग भिखारियों को खाना बांट रहे थे। वहीं शारदा लाइन में खाना ले रही थी और खाना लेकर वो एक साइड में बैठ जाती है और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। सूरज भागकर अपनी सास के पास जाता है। माँ जी, आप यहाँ इस हालत में, आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती है ना? आप ऐसी हालत में यहाँ रह रही हो लेकिन अपनी बेटी और बेटे के घर नहीं आई। हमसे कोई गलती हुई है क्या? शारदा की आंखों से आंसू आ रहे थे। कैसे आती बेटा, मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसे कोई परेशानी हो। शारदा को सब याद था कि जब आरती के पिता का देहांत हुआ तो आरती ने अपनी माँ को एक बार भी गले नहीं लगाया और ना ही उसके पास एक दिन भी रुकी। वो अपने अमीर घर में बहुत खुश है। माँ, आप क्या सोच रही हो? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप चलो मेरे साथ। सूरज शारदा का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता है। आरती, देखो कौन आया है। आरती अपनी माँ को इस हालत में देखकर बोलती है, डर लग रही हो? आरती, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? माँ इतने समय के बाद मिली है, तुम उन्हें गले लगाने के बजाय उनसे ऐसी बातें कर रही हो। तुम जो अपने अमीर होने पर इतना इतरा रही हो ना, वो पैसे तुम्हारे पिताजी के हैं। जब मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ था तो पिताजी ने मुझे वो 5 लाख रुपए दिए थे और मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। जब आरती को ये सब पता चलता है तो वो अपनी माँ के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफी मांगती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों पर पैसे और अमीरी की पट्टी चढ़ गई थी। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। शारदा अपनी बेटी को गले लगाती है। माँ, मैं आपको अब कभी नहीं जाने दूंगी। फिर सब मिलजुल कर एक ही घर में रहने लगते हैं।